नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज लाइव में। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, संदीप दुबे जी। इनका बाकी परिचय तो आपको वो खुद ही देंगे, लेकिन मैं इनका जो परिचय देना चाहता हूं उससे बड़ा कोई परिचय नहीं होता है। ये बहुत ही सुदर्शन और बहुत ही क्या कहा जाए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और राम नरेश ठाकुर जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही व्यवस्थित बोलते हैं और बहुत ही सुर में बोलते हैं और बहुत ही प्रसन्नता होती है इनकी आवाज सुन करके। ये भी जुड़ गए हैं। संदीप दुबे जी से बात करना चाहता हूँ कि वो अपनी थोड़ी सी जीवन यात्रा, उसके बाद राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं। सबसे पहले श्रीकांत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और आपने बहुत अच्छे से इसका संचालन कर रहे हैं और ईश्वर करे दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, यश को प्राप्त हो, कीर्ति बढ़े। हम लोग तो गांव में जन्मे हैं, हम लोगों ने नदियों में नहाया है, भैंस पे चढ़ के जब हम छोटे होते थे तो दादाजी हमारे घर में भैंस होती थी, तो हम लोग भैंस पे चढ़ के नदी पार कर जाते थे। दिन में भैंस चराते थे, इस समय भैंस चराने का अवसर होता था और फिर शाम को लाके वो दरवाजे पे रख देते थे। पढ़ाई के बाद जब हम फ्री होते थे तो स्कूल में जब छुट्टियां हो जाती हैं उसके बाद, अभी दिसंबर में ये छुट्टियों का मौसम होता है सरकारी स्कूलों में एग्जाम पहले हो जाते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो उस समय हम लोग घर पे जब होते थे तो ये सब काम करते थे, दूध दूह लेना, भैंस चरा लेना। अभी गन्ने की खेती जो होता है, गन्ना आप देखते होंगे उसकी कटाई चल रही होगी, तो उसको साफ करना, मीठा कैसे बनता है गुड़ वगैरह बनाने के लिए। तो बचपन तो हम लोग प्यार से अच्छे परिवार में जन्मने के कारण और गांव में रहने के कारण एक अच्छा अवसर ईश्वर ने दिया, जिसका प्रतिफल है कि हम लोगों ने वो गांव से लेके शहर तक का जो सृजन है और उसकी यात्रा है करने का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी आज का जो समय है, हमेशा हम किसी भी जन्म काल में पैदा हुए हों, हम लोग को अवसर ईश्वर ने दिया है कि कुछ अच्छा सोचें और अच्छा करें। और इसलिए अच्छा करें कि जिस ब्रह्मा ने हमारी रेखा लिखी है वो ज्यादा हमारे बारे में वो ज्यादा जानता है, क्योंकि उसने लिख के हमें जन्म दिया है। और दूसरा मैं एक और बात कहूंगा, इस धरती पे लोग परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि वो कर्ता बन जाते हैं कि जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये जो मैं करने की विधि है, इसकी वजह से कलयुग में कलह है कि जिस दिन मैं समाप्त हो जाएगा और ईश्वर कुछ कर रहा है और हम सिर्फ पात्र हैं और वो उसका डायरेक्शन है, उसका लेखनी है, उसने जो विधाता ने लेखनी लिखी है और जो रोल हम लोग को दिया, अपना अपना रोल हम प्यार से ईमानदारी से निभाएं, मुझे लगता है कि संसार की सारी दुख से मुक्ति मनुष्य प्राप्त कर लेगा। तो मैं पेशे से वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मैं मीडिएटर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और संघ का भी एक सिपाही हूँ। और ईश्वर की कृपा है कि अच्छा सुखमय जीवन परिवार के साथ बीत रहा है। संदीप जी सिपाही कैसे कह रहे हैं? और ये पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये बीजेपी में कोई ठीक थोड़े रहता है। मैं तो आपको देखता हूँ कि आपका जो विचार है, आपको जो सोचने का उच्च स्तर है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कहीं आपका ही नंबर ना लग जाए। कैसा लगता है आपको ये सोच के? नहीं श्रीकांत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को समझना है तो इस देश को समझना पड़ेगा। इस देश को ये समझना पड़ेगा कि हमारे घर में मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, यूपी हो या बिहार हो या झारखंड हो या पूरे भारत में, बड़ा भाई स्वतः ही राम होता है। वो फिर उसके घर में जितने भाई होते हैं वो सब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसे होते हैं। तो माँ जो हमारी भाभी होती है वो सीता की तरह होता है। तो ये ऐसा ये परिवार है, कुटुंब की तरह बना हुआ, और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उसको मौका चाहिए होता है और कार्यकर्ता इसीलिए मेहनत करता है, तो कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष की योग्यता है, उस योग्यता का जो मैं दोहन कह सकता हूँ राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। ये सब कटु शब्द मैं आज बोल रहा हूँ, तो ये ऐसे परिवार में आना सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना सौभाग्य की बात है। मैंने हजारों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं, मतलब करोड़ों कार्यकर्ता कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास आज हैं,
उन्हें भारत माता की जय, वंदे मातरम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ सोचते हैं कि उनकी भारत जो माँ है वो सुखी हो, समृद्ध हो, और वो सिर्फ वंदे मातरम की नारा लगा के सुबह और शाम खुश होके सबसे सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला अगर किसी पार्टी में कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और एक और बात कहूंगा, संतोषम परम सुखम, इस राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी या संघ ने जो अपने कार्यकर्ता कैडर तैयार किए हैं वो सबसे संतोषी कैडर है। उनके मन में बहुत लालच नहीं है, बहुत लालसा नहीं है। वो सोचते हैं, सुबह से उठते हैं और उनके जो कर्म होते हैं वो राष्ट्र के, समाज के लिए होते हैं और परिवार के लिए होते हैं। जब परिवार सुखी होगा, समाज सुखी होगा, समाज सुखी होगा तो राष्ट्र सुखी होगा। और राष्ट्र का सुख चाहने वाली पीढ़ी तैयार हो, ऐसी कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दोनों काम कर रही है। तो ये हम लोग की गौरव की बात है कि ऐसी संस्थाएं भारत में हैं आज। और मुझे आज भी एक और याद आ रही है बात, आपको कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इमरजेंसी के समय जेल में थे और संघ पे जब रोक लगा दी गई थी, तो इसलिए क्योंकि कल अटल जी का जन्मदिन था, बीता है, तो उन्होंने उस समय कविताएं लिखी थी और उन कविताओं में उन्होंने जिक्र किया था कि सनातन है, संस्कृति है और सभ्यता है, जो इसके लिए काम करते हो उनको प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है, ये राष्ट्र सबका है। तो अभी भी राष्ट्र ये सबका है, हम सबकी सुखमय जीवन की कामना करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हमें मिलके अच्छा देश बना के चलना है। क्योंकि देखिए विश्व के पटल पे आज याराना पूंजीवाद है, और याराना जो पूंजीवाद है वो कई देशों के लिए, जो कमजोर देश है उनके लिए काफी घातक का सौदा है। और याराना पूंजीवाद की फिलॉसफी है 1991 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो भारत को वित्तीय, जो भारत की जो स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी लाई, और उस पॉलिसी के हिसाब से भारत, मैं मान सकता हूं कि काफी ग्राफिक चेंज हुए भारत के अंदर, लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ी। तो मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि याराना पूंजीवाद में जब तक आप अपने राष्ट्र को, अपने प्रोडक्ट को मजबूत नहीं करेंगे, वो राष्ट्र आगे चल के औधे मुंह गिर जाएगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पहले से ही समझ लिया था, दूरगामी परिस्थिति को, कि भारत को अगर स्ट्रांग बनाना है तो मेक इन इंडिया चाहिए, भारत को विश्व के पटल पे लेके जाना है तो भारत के लोग जो भारत से बाहर हैं उनको भारत दिखाना चाहिए, तो अपनी आइडियाज, अपनी टेक्नोलॉजी जो बाहर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत के अंदर आके भारतीयों के लिए वो इस्तेमाल हो। और ये सरकार शायद ये करने में सफल हुई है, इसीलिए उनका यश कीर्ति बढ़ता जा रहा है। संदीप जी, आज का जो विषय है, थोड़ा सा मैंने कुछ लोगों से बात किया था, तो जो लोगों के विचार आए हैं, जो हमारा सर्वे आया है, वो आज थोड़ा सा हटके है। और मुझे लगता है कि आप जैसा संतुलित सोचने वाला व्यक्ति इस पर बहुत कुछ बोलेगा। और उससे पहले कि हमें चर्चा शुरू करें, इसी से संबंधित एक छोटा सा हम वीडियो दिखाएंगे। और थोड़ा सा हम आजकल पुनर्विचार की अवस्था में चल रहे हैं कि डिबेट शब्द से जो है लोग क्यों थोड़ा परहेज कर रहे हैं और इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि बातचीत से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलता है। लेकिन ये कौन से कारण है कि डिबेट की छवि खराब हुई है। तो पहले आप उसी से संबंधित एक वीडियो देखिए, और उसमें एक संकेत मिल रहा है कि डिबेट को लेकर के कैसा सोचा जा रहा है। 2019 में कनेक्शन कटवा दिया टीवी का, और इतना डरा हुआ रहता हूं कि बंद स्क्रीन भी ढक के रखते हैं। 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी। संदीप जी, आपने देखा कि बहस को लेकर के, और हमारे कुछ मित्र तो ऐसे थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये तो जो है वैचारिक जहर फैलाने का एक जरिया बन चुका है। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बहस शब्द या डिबेट शब्द को ही हटा के कोई नया शब्द लाया जाए। तो आप थोड़ा सुझाव दीजिए कि इस बहस का स्वरूप क्या होना चाहिए। और मेरा तो जैसे कि जो इन्फोपोस्ट जो वेंचर है, उसका नाम ही है इन्फोपोस्ट, ऐसी पोस्ट जो इंफॉर्मेशन दे। तो हम इंफॉर्मेटिव रहते हैं, लेकिन हम समाज से ही गाइडेंस लेंगे कि क्या उचित है,
किस तरीके से करना उचित है, क्या करना उचित है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है उचित करना, और वो हमारा समाज, हम और हमारे साथी सब मिलकर तय करें कि क्या उचित है। अगर हम उचित कर पाते हैं तो वही मेरी सफलता है। अब अनुचित करके हम सफल हो जाएं तो वो कोई सफलता मैं नहीं मानता हूँ, और उचित करके अगर हम असफल भी हो जाए तो भी हम ये मानते हैं कि हम उचित करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। तो हमारा सीधा तो मानना है कि अनुचित करके सफल होने से अच्छा है उचित करके फेल हो जाना। तो क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? श्रीकांत जी, दो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। दिक्कत क्या है हमारे देश में कि हमारे देश में परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है, और परसेप्शन के ठेकेदार, मुझे कहना नहीं चाहिए, जितने भी हमारे देश में जिनको हम बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, वो ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं। और ये शब्द शायद अनुचित भी होगा मेरे जैसे व्यक्ति के मुख से निकलना, लेकिन जो परसेप्शन की ठेकेदारी है, वो ठेकेदारी से समाज को कितना नुकसान हो रहा है ये परसेप्शन के ठेकेदार नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि वो राजनीतिक दलों के लिए परसेप्शन तैयार करते हैं, और परसेप्शन तैयार करने की वजह से उनकी वजह से कहीं जीत और हार होती है। वो ठेका जीत और हार का भी ले चुके हैं। तो परसेप्शन के पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। और राजनीतिक दल में दिक्कत हो गई है कि लोग नेता बनना चाहते हैं टेलीविजन में चेहरा बन के, उनका न नीति हो, न नियत हो, न कार्य करने का कोई तरीका हो। राजनीतिक पार्टियां पहले के कार्यकर्ता पहले जमीनों पे उतर के बहुत ढेर सारी मेहनत करते थे, फिर समाज के अंतिम पायदान पे उनकी रिकॉग्नाइजेशन होती थी, तो फिर धीरे धीरे वो बड़े नेता के स्वरूप में आ जाते थे। वो सारा नेतृत्व विहीन समाज भारत में पैदा होना शुरू हुआ है, और उसका पूरा श्रेय मैं इस परसेप्शन की पॉलिटिक्स के ठेकेदारों को देना चाहता हूँ कि वो हर समय परसेप्शन की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं, और हम सब लोग भी उसके कारक हैं। कोई छोटा कारक हो या कोई बड़ा कारक हो, हर व्यक्ति घटक है उसका। तो इसको दूर करने के लिए तो जरूरी क्या है, मैंने दो बातें बहुत साल पहले कही थी। हमने कहा कि राजनीतिक जितने भी दल हैं, वो सबसे पहले हजारों योजनाएं चलाते हैं। सबसे पहले वो अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उस योजनाओं का लाभ क्यों नहीं देते, ताकि जो समाज में, मैं मानता हूं राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता है किसी भी दल का हो, वो सबसे पढ़ा लिखा, सबसे समझदार और देश के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति ही राजनीति में आता है। अब वही राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जब अनपढ़ रहते हैं, गंवार रहते हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं होती, तो आम जन के अंदर जाके वो कौन सी जन भागीदारी बढ़ाएंगे, आम जनता को कौन सा विश्वास दिलाएंगे, आम जनता किस कारण से उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये सारा ठेका अब मीडिया ने ले रखा है। अब इसी वजह से क्या होता है कि जो मूल विषय है उससे अलग हटके एक मेरी जिज्ञासा थी आपकी पार्टी के लिए। मैं ये जानना चाहता था, मेरे मन में कल ही सवाल आया था, अब मैंने से आपसे पूछूंगा, आपसे ज्यादा सत्य के करीब जवाब मिलेगा। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने कितने यूथ को पार्टी के काम के लिए रोजगार दे रखा है? कितने ऐसे लोग हैं जो कि उनको पैसा मिलता है काम करते हैं? नहीं श्रीकांत जी, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नजदीक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको एक ही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है जहां कार्यकर्ताओं का अभाव है। यहाँ कार्यकर्ता समूह में है, संस्कार में है, और सुबह उठ के वो जो संघ से निकले हुए लोग हैं वो बहुत अनुशासित हैं, और किसी भी पार्टी को, दल को या समाज को आगे बढ़ाने में अनुशासन की सबसे बड़ी महत्ता है। तो अनुशासित जहां व्यक्ति हो और जिसको पता हो कि उसको अनुशासन में रह के क्या करना है, तो उसको ना आप खरीद सकते हैं ना वो कहीं बिक सकता है। आप देखे होंगे कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इधर उधर विचार बदल लेते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में एक बार आ जाता है वो इसी विचार के साथ राष्ट्र प्रथम के साथ रहता है। दूसरा, हाँ, छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं जिनके पास, हाँ श्रीकांत जी मैं खत्म कर रहा हूँ, जिनके पास कार्यकर्ता का अभाव रहता है, वो जरूर आजकल कार्यकर्ताओं का वो भी कई ऐसे ग्रुप हैं, गैंग हैं, जहां पे नेताओं को सुनने के लिए लोग बाहर से बुलाए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को पैसे दे के बुलाए जाते हैं, या महीने पे कार्यकर्ता पैसे पे रखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी कतार है, तो यहाँ तो किसी को काम करने का जो अवसर मिलता है उसी को वो धन्य मानता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे कि अगर 24 घंटे कोई कार्यकर्ता काम करेगा पार्टी के लिए, तो उसकी बुनियादी जरूरतें भी तो हैं, वो कैसे पूरी होंगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं जो 24 घंटे, वो देश के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन दे चुके हैं,
उन्हीं से, और उनका खाना, कोई भी चीज है तो कार्यकर्ता के साथ जब मिल जाता है तो एक दूसरे की पूर्ति हो जाती है। वो हमारे घर आके खाएंगे या हम उनके घर गए, तो एक रिश्ता भी बनता है, विश्वास भी बनता है। तो उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो कपड़ा है, रहने की चीजें हैं, जो जीवन ही देश को दे दिया तो देश उनको देता है, ऐसा नहीं है। ये समाज ही ऐसा है, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो ये समाज आपको पलकों पे उठा के रखेगा। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी सभ्यता और संस्कृति का अगर मैं कारक कहूं कि भारत कभी, अब एक नॉर्मल उदाहरण देता हूं, थोड़ी बातें बड़ी हो जाए। भारत को लूटने वालों की संख्या देख लीजिए, जो आए, हमारी सभ्यता, जो संस्कृति थी, हमारे पास जो पूर्वजों द्वारा अर्जित धन थे, हमारे मंदिरों को जिस तरह तोड़ा, वो देख लीजिए। लेकिन भारत आज भी उसी तरह जीवित है। हमें लूटा, हमें ले गए, हमारे लोगों को मारा, हमें परिवर्तित किया हमारे लोगों को, लेकिन हमारे सभ्यता संस्कार पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो लूट के ले गए, उनकी स्थिति देखिए, उनके पास वो धन ही नहीं बचा। मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उनके पास धन नहीं बचा, वो हमारे धन तो ले गए, लेकिन आज वो गरीब हैं। आप कहीं चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, बाहर के जितने आक्रांता है, एक बार आंख बंद करके सोचिए, तो भारत को कोई लूट ही नहीं सकता। इसके संस्कार, इसकी सभ्यता जब तक जीवित है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके गांव जब तक हैं, तब तक इस भारत के मूल को कोई हिला नहीं सकता। मैं इसका सारा श्रेय भारत के गांव को देता हूं। हमारी पश्चाताप जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो शहरों में आई है, लेकिन शहरीकरण भी इस तरह हुआ है कि उसके मूल के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। तो इसलिए भारत अभी मूल से भटका नहीं है, इसलिए इसके मूल पे काम करने की जरूरत है, इसके जड़ों को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जब इतने लिखे इतिहास गुलशन की, तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। भारत का हर व्यक्ति ये सोचता है, तो उसको ये अवसर जरूर मिलना चाहिए। जी संदीप जी, मैं इनसे एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, राम नरेश ठाकुर जी से। राम लीजिए नरेश ना। जी, अभी आपने सुना कि बहस पर बहस शुरू हो गई है, बहस होनी चाहिए कि बहस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहस के शब्दों पर अगर हम जाएं तो बहस को अनुशासनहीनता से भी जोड़ा जाता है, और संस्कार विरोधी शब्द कह दिया जाता है। अभी संदीप जी ने संस्कार की बात की कि संस्कार मूल है, और हमारी बेसिक जो जरूरतें हैं, संस्कार होगा तो हमारी बेसिक जरूरतें भी पूरी होंगी, यही समाज पूरा करेगा। और आपको मैं याद दिला दूं कि पहले तो सब कुछ फ्री होता था, जितने भी प्रोफेशनल होते थे वो सब फ्री में करते थे, और जो जिनके लिए करते थे वो समाज उनके जीवन की जिम्मेदारी लेता था। वो ठेका नहीं होता, जिम्मेदारी होती थी। न्यूनतम उसको जो चाहिए होता था वो समाज के लोग देते थे। शादी ब्याह में उनको मतलब शादी कपड़े देना, एक गांव में बड़ा शब्द प्रचलित था, नेग देना, नेग मिलता था तमाम अवसरों पर। तो उस समय जरूरतें कम होती थी लोगों की, तो ये नेग से, चार से लोगों का जीवन कट जाता था, बहुत कम जरूरतें होती थी, तो वो था। लेकिन आज के प्रोफेशनल समय में मैंने आज इसीलिए संदीप जी से सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कितने यूथ को या कितने लोगों को रोजगार दिए हुए है। लेकिन उस सवाल को वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा छिपा गए, अभी तो बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, अभी इनसे फिर बात करूंगा। लेकिन आप ये बताओ कि डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डिबेट अच्छी है या खराब है? अगर होनी चाहिए तो कैसा क्या स्वरूप होना चाहिए उसका? आपको मैंने संपत सरल का दिखाई दिया है वीडियो। मुझसे जी पूछा गया, जी देखा जाए अभी बहुत कम शब्दों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। बड़ी तन्मयता के साथ मैं इनको सुन रहा था। कम शब्दों में इन्होंने सब कुछ कह दिया। और सबसे पहले, कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, 7 पीढ़ी से मेरे किसी भी सगे संबंधी में कोई राजनीतिज्ञ नहीं और कोई राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं। क्योंकि कभी कभी जब मैं बोलने लगता हूं तो मुझे खुद से लगता है कि संभव है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने का हम पर कलंक लग जाए। लेकिन जी मैं कहूंगा वही जो सत्य है, सत्य के साथ ही मैं हमेशा खड़ा हूं। जी इस संघ से आते हैं और संघ को हमने बहुत नजदीक से देखा, भाजपा को हमने बहुत नजदीक से देखा। और हमारा दुर्भाग्य है कि मैं पत्रकार हूं, तो लगभग लगभग सभी पार्टियों को मैंने करीब से देखा। जी
तो मूलतः भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो ताना बाना था जिस पर अभी बोल रहे थे, वाकई दुनिया में भारत के सिवा और किसी दूसरे देश में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। हजारों साल तक लूटने पीटने के बाद भी तो आज हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है दुनिया के सामने, और आज भी हम उतने ही संवेदनशील हैं। इसका मूल कारण यही है कि हम सनातन धर्म से आते हैं। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म के आश्रय जिंदगी को जिया। अभी सर्वप्रथम जब इन्होंने कहना शुरू किया था परिवार के बारे में, कि परिवार का कोई भी जो बड़ा है तो बड़ा भाई जो है वही राम है, वाकई बड़ा भाई राम है। और लोगों में जब कर्ता का भाव आ जाता है तो विकृति वहीं से आती है, यही मूल है। हम साक्ष्य भाव में जिए। बड़ा सुंदर एक उदाहरण देता हूं मैं। भगवान आदि शंकराचार्य का जो वेदांत है, उस वेदांत का प्रथम सूत्र है पूर्व जन्मेत जायते विद्या, पूर्व जन्मेत जायते धनम, पूर्व जन्मेत जायते नारी, अग्रे अग्रे धावती। 2, 4, 10, 20 या सैकड़ों हजारों जन्म पूर्व जो हमने कर्म किए, उसके द्वारा शुभ या अशुभ जो भी कर्म हमारे आपके द्वारा किया गया, उस कर्मों का फल जो है वही प्रारब्ध का होता है। और उसी हिसाब से इस जन्म में अगर आप सनातन को मानते हैं तो उसी हिसाब से आपका सारा फाइल खुलता है। अगर आज हम और आप सामने बैठे हुए हैं तो इसमें भी हमारे और आपके पूर्व कर्म का कोई न कोई जुड़ाव, उसी हिसाब से सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि सिर्फ धन संपत्ति और विद्या पत्नी की बात नहीं, इष्ट मित्र और चरित्र तक मिलेंगे उसी हिसाब से जैसा हमने और आपने कर्म किया। तो डिबेट की बात आप कह रहे थे कि डिबेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वाकई इससे अगर बहुत नफा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। डिबेट से अगर लोग भाग रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है कि किसी भी सुलझे हुए प्रश्न पर जब दो विचारधाराओं के बीच डिबेट होती है तो वो डिबेट न्यायपूर्ण नहीं हो पाती, वहां पूर्वाग्रह आ जाता है बीच। और जब हम और आप दुनिया को दिखाने के लिए किसी विषय को सुलझाते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं, तो हम किस पद पर अभी बैठे हुए हैं उस पद के गरिमा को हमें ख्याल रखना चाहिए। और वहां बिल्कुल जो न्याय के पक्ष में, जो सत्य के पक्ष में जो बातें होनी चाहिए, वही बात मेरी या आपकी होनी चाहिए। चाहे किसी भी विचारधारा को हम फॉलो करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सत्य का साथ प्रश्न के लिए जब प्रश्न आता है कोई, तो प्रश्न के साथ हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है, या मेरे सामने जो दूसरे विचारधारा के कोई बैठे हुए हैं उनका भी कर्तव्य है कि इस प्रश्न के साथ न्याय होना चाहिए। इस न्याय से लोग भटक रहे, किसी न किसी पूर्वाग्रह को लेके डालते हैं सामने, और ये न मेरे लिए बेहतर है, न उनके लिए बेहतर है, और न जिनके लिए हम और आप बैठ करके बहुमूल्य समय दान कर रहे हैं, न उनके लिए बेहतर है। वो भी इसको सुनना नहीं चाहते हैं, इससे ऊब जाते हैं। उनके लिए भी मानसिक विकृति का एक साधन बन जाता है। इसलिए डिबेट तो होनी चाहिए, बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न के साथ न्याय होना चाहिए, और धर्म और नीति तो उसमें भी होनी चाहिए कि आखिर हम डिबेट में बैठे हैं तो हमारा प्रश्न के प्रति धर्म क्या बनता है। जी, मैं संदीप जी के पास चलता हूँ। आपने इस चर्चा को काफी क्लासिकल कर दिया है, तो मैं संदीप जी से बात करता हूँ। इन्होंने जो है एक उत्तर छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैंने जो सवाल पूछा था ये उत्तर छोड़ गए, और मुझे लगता है कि वो उत्तर मेरे लिए भी है। मेरा एक प्रश्न है और मेरे लिए एक उत्तर है कि संदीप जी सुन रहे हैं? जी जी। मेरा आज की जो प्रवृत्ति है, अधिक से अधिक पैसा कमाना, जल्दी से जल्दी गाड़ी बंगला कर लेना, ये हर इंसान में जो ये प्रवृत्ति पैदा हुई है। और मैं बहुत ही, जैसे आपने बताया कि गांव से जो है ना, गांव से जुड़े हैं, मैं भी गांव से जुड़ा रहा हूँ।
और आज मैं सोचता हूँ कि कितनी कम जरूरतें थी। मेरे मेरे एक पड़ोसी के पास गांव में उस समय लास्टिक वाला जांघिया उपलब्ध नहीं था। तो एक जैसे कोई बहुत बड़ी खोज हुई थी उनके पास, और उनके ननिहाल से उनके मामा वगैरह ने दिया था कि वो जो है लोग एक बहुत बड़ा आविष्कार समझते हैं। अरे क्या बात है, ये तो डोरी नहीं बांधना पड़ता है, ये खुद ही पकड़ लेता है। और उसको बदल बदल के सारे बच्चे पहनते थे। अरे क्या क्या टेक्निक आ गई है, मतलब ये कि इसको डोरी बांधना नहीं पड़ता है, तो पहन लो बस, ये चिपका रहता है। वहां से जब इतनी कम आवश्यकताएं थी, तो उस माहौल में तो ये मतलब महसूस किया जा सकता है कि कोई भी प्रकल्प जो है बिना बहुत ढेर सारे पैसे के चल सकते हैं। लेकिन जो आज का समय है, आज जिस तरह की महत्वाकांक्षा है, संदीप जी, मैं अपना उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि इस उदाहरण को मैं बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ उसकी गहराई तक। मैं चाह रहा था कि जैसे कि ये जो मैं वेंचर कर रहा हूँ, इससे कोई हमें फायदा नहीं होता, न कोई सरकारी सहायता लेता हूँ, और ना मैं ज्वाइन बटन लगाता हूँ, ना गूगल से भी कोई कभी कभी कुछ हो गया, नहीं तो उससे भी कुछ नहीं है। ये हमारा शुद्ध रूप से ये है कि जैसा कि अभी हमने कहा कि कुछ अच्छा हो। तो जैसे खाने के लिए लोग बोलते हैं कुछ अच्छा हो जाए, वैसे मैं विचार के तौर पे इस प्रोजेक्ट को चला रहा हूँ, कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मेरे सामने जो दिक्कत है वो ये है कि टैलेंट का अभाव। मैं लोगों को सोचता हूँ कि उनको फ्री में ट्रेनिंग दूं, और इसमें जो हमारी एक वेबसाइट है जिस पर कि मतलब न्यूज़ पोर्टल है, तो मैं सोचता हूँ कि सबकी खबरें अब इतना ज़्यादा बड़े अखबारों में, बड़े वेंचर में जगह नहीं रह गई है, तो उनकी खबरें मैं लगा दूं, उनको प्रोत्साहन मिल जाए, ये सोचता हूँ। लेकिन समस्या ये आती है कि टैलेंट नहीं मिलता पहली बार। अगर टैलेंट मिलता है तो उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी सैलरी बहुत बड़ी होती है। तो इतना बड़ा करने के लिए, छोटा सा वेंचर करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो चीज मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा कारवां है, ये कैसे कैसे चलता है कि ये आज जो है, आज जो है लोग जो है एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाते हैं, और पैकेज से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दूसरे पैकेज ढूंढते रहते हैं, फिर भी खर्चा उनको कम पड़ता रहता है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इतने उच्च लेवल पे जो चल रही है, कैसे चल रही है? श्रीकांत जी, दो बातें महत्वपूर्ण है, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। हम लोगों को किसी भी शरीर में जैसे एक ज्योति होती है और ज्योति प्रकाशवान होती है, फिर वो बड़ा होता है शरीर, तो उसको कपड़े की तरह तरह की आवश्यकताएं होती है, फिर वो खुद से शरीर ही करता हो जाता है। पहले जब माँ बाप होते हैं तो उसको किसी तरह की चिंता नहीं होती, उसको उसने क्या बचपन में पहना, क्या ओढ़ा, उसकी चिंता नहीं। हमें जब राजनीतिक दल चलाने होते हैं, किसी भी व्यक्ति को चलाना है, तो जरूरी है कि जो समाज की नीड है, जरूरत है, उस तरह के विचार को सबसे पहले आत्मसात वो पार्टी करे। अगर वो पार्टी वैचारिक तौर पे, वैचारिक धरातल पे एक अच्छे विचार को आत्मसात करती है और उसको अपना पद चिन्ह बनाकर कार्यकर्ता चलते हैं, तो ये समाज में, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों की बहुतायत संख्या है। आप देखेंगे कि जो लोग स्वयं निकल के स्वेच्छा से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, आज भी आप देखिए, वो आप में भी वो क्षमता है, हम में भी वो क्षमता है। आज हमारे सामने अगर किसी बहन बेटी को गलत नजर से कोई देखता है, या भला बुरा कहता है, या कोई किसी को मारने लगता है, तो आपको लगता है यार उसके साथ गलत हो रहा है, उसके सामने सारे लोग खड़े हो जाते हैं उसके समर्थन में कि बुरा नहीं होना चाहिए। तो समाज का जो भाव है वो समझने की जरूरत है। समाज अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है। हाँ, समाज में 99% लोग ऐसे हैं कि वो अपने रोज के दिनचर्या में वो बहुत व्यस्त हैं, उनके पास इतना समय नहीं है। वो सुबह दो रोटी की जुगात करते हैं, शाम को वो भोजन करते हैं, और जो अच्छा कर रहा होता है उसके लिए ताली बजाते हैं, उसकी बातें सुनने निकल आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं कि एक ऐसा समूह का निर्माण करने में, हमारे संघ के जमाने में या जनसंघ के जमाने में या आजादी के पहले, उस सोच की नींव पड़ गई थी, जिस सोच से भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका कैसे संरक्षण हो, उसके मूल्यों को कैसे संरक्षित किया जाए। और कई बार आपको लगता होगा कि भारत के गांव बचने चाहिए, कई बार लगता होगा भारत की संस्कृति बचनी चाहिए, कई बार आपको लगता होगा कि हम
विपरीत धारा में बहते जा रहे हैं, तो इस विपरीत धारा में बहने के प्रभाव को रोकना चाहिए। और ये सारे जो मूल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हैं। उसी प्रवाह को संघ जो है इकट्ठा करके, और संघ एक ऊर्जा देता है, एक गति देता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं उसी गति पे एक पदचिन्ह, उस पदचिन्ह पे चलने की वो कोशिश करते हैं। मैंने फिर कहा, अनुशासन जहां होगा, एक अच्छी विचार जहां होगी, लोग आएंगे, आपको सुनेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। मैं श्रीकांत जी कहना चाहूंगा, आपने एक अच्छी सोच की पहल की है। आप परसेप्शन के ठेकेदारों के खिलाफ आपका मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन ये समय लगेगा। एक दिन में कांग्रेस इस देश से नहीं खत्म हो गई, अभी भी कांग्रेस की जड़ें इस देश में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई है तो बुराई होगी, लेकिन बुराई से लड़ने के लिए अच्छाई के चिन्ह बड़े हों, लकीरें लंबी की जाए, उसके लिए अनुशासित कार्यकर्ता, अनुशासन और अपना परित्याग। देखिए, मूल दिक्कत कहां आती है किसी भी समाज में? वो दिक्कत आती है कि हम समाज में कुछ समाज के लिए करते हैं तो सोचते हैं उसका फायदा मुझे और मेरे परिवार को। तो ये जो परिकल्पना है व्यक्ति की कि कर्ता वो बन जाता है और सारी परिकल्पना की जड़ें वो अपने परिवार में जमा देता है, तो लोगों को लगता है कि मेरे साथ फिर धोखा हो, और समाज धोखा खाते खाते खाते, ऐसे ही ये भारतीय जनता पार्टी की आदि इस देश में नहीं चल रही है। यहाँ कोई परिवार के लिए इकट्ठा करने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ स्वयं उस मातृभूमि के लिए कमाता है, उस संस्था के लिए कमाता है, उस संस्था में अपना जीवन झोंक देता है। तो संस्थाएं तो मजबूत होंगी ना, पार्टियां मजबूत होंगी। फिर उससे जलने की जरूरत नहीं है, उससे समझने की जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कि वो व्यक्ति में ऐसे गुण कहां से आए। व्यक्ति तो जब पैदा होता है उसके पास कुछ गुण नहीं होते, वो माँ बाप से प्रथम शिक्षा लेता है, फिर समाज से शिक्षा लेता है, और अनुशासन के साथ जब वो नियम और कानून का पालन करता है तो एक व्यक्ति देखिए कितना बड़ा संत हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अभी कहते हैं कि एक गरीब आदमी से पूछिए कौन सुखी है, तो कहेगा कि एक धनी व्यक्ति सुखी है। एक धनी व्यक्ति से पूछिए कौन सुखी है, तो वो कहेगा कि सर मुझे तो लगता है जो राजा जिसने जो बन गया वो सुखी है। एक राजा से पूछिए कौन सुखी है, तो वो तो कहेगा कि सर जो वो सभी राजाओं का राजा है वही सुखी है। और जो सभी राजाओं के राजा से पूछिए कि कौन सुखी है, तो वो कहेगा कि वो ऋषि जो है वही सुखी है। और उस ऋषि से जाके पूछिए कौन सुखी है, तो वो कहेगा जिसके पास संतोष है वही सुखी है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास संतोष है, और ये लंबे समय तक भारत को जो विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना है उसको पूर्ण करने वाली एक और एकमात्र भारत में राजनीतिक दल है। आप सोचिए, इसके समानांतर कोई दल ही नहीं है, और किसी के पास ये विचार नहीं है। तो जो व्यक्ति परजीवी पर अपने समाज के लिए जीता हो, अपने राष्ट्र के लिए जीता हो, उससे कोई कैसे मुकाबला कर सकता है श्रीकांत जी? और दूसरा, मैं न्यूज चैनल को फिर कहूंगा, न्यूज चैनलों को याराना पूंजीवाद के अंतर्गत हर राष्ट्र पे थोपा गया है। जो ये डिबेट्स होते हैं, ये परसेप्शन के ठेकेदार हैं, और इन परसेप्शन के ठेकेदारों से हर देश को आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मुक्ति चाहिए ही होगी। आपने बहुत सही समय पे शुरुआत करी है। कम से कम इस तरह के विचार लोगों तक जाएं। लोग ये विषय समझ रहे हैं, लेकिन उनका कैसे मुकाबला करना है ये नहीं आता। तो आपको नेतृत्व करना होगा, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपको बड़ी लकीर, बड़े विचार का प्रवाह करना पड़ेगा, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, शुरुआत में दिक्कत होगी अपने श्रीकांत जी, दर्शकों को लेकिन मेरी शुभकामना आपके साथ। अपने दर्शकों को मैं एक बात बता दूं कि संदीप जी से मेरी मुलाकात एक डिबेट के दौरान हुई थी। अब इनकी सरलता है कि इन्होंने लिखा नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने सिपाही की तरह अपना केवल नाम दे रखा है, और ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इन्होंने केवल नाम ले रखा है। इनसे मेरी मुलाकात कैसी हुई? एक डिबेट शो में मैं गया था और ये वहां बोल रहे थे, और मेरे मन में वो दैनिक जागरण से मेरी लड़ाई चल रही थी, वो मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर के। मैंने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता मिल गया, आज इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं बाहर इंतजार कर रहा था, जैसे डिबेट से निकले और मैं इनके ऊपर बरस पड़ा। और उसके बाद मेरे जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का समाधान इन्होंने, मतलब जिस तरह से इन्होंने समाधान किया, मेरी इनसे मित्रता हो गई। अब डिबेट क्या है? डिबेट जो है प्रश्न है, उत्तर है। लेकिन सवाल ये कि डिबेट में प्रश्न को कैसे लिया जाए, उत्तर को कैसे लिया जाए। ये मैं मतलब आपको बता दूं कि मैं पत्रकारिता में हूं, मेरी किसी राजनीतिक दल के नेता से मेरी मित्रता नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संदीप जी के साथ मेरी एक मुलाकात में मित्रता हो गई। तो
एक और संदीप जी जुड़ गए हैं, संदीप गर्ग जी। संदीप जी आपका स्वागत है बीच में। नमस्कार सबको, हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ है हमारे साथ अभी जो चर्चा चल रही है, राम नरेश ठाकुर हैं, आप जानते होंगे। और आज हमारे नए मेहमान हैं, मेरे पुराने मित्र हैं और डिबेट के लिए नए मेहमान हैं संदीप दुबे जी। और बहुत ही इन्होंने जीवन को बनाया है। अगर अगर इस लिहाज से देखा सुप्रभात। इस लिहाज से देखा जाए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या ये पद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसमें शायद इन्होंने नहीं किया है, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, उसको बनाने के लिए उसमें ये बहुत आगे हैं। तो इसलिए मेरे मित्र हैं कि ये मतलब सूक्ष्म जीवन जो होता है हमारा, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसके निर्माण में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो संदीप जी देखिए, आपके आते ही जो है हमारे चैनल पे सवाल आने लगे और आपसे देखिए, लोग कहते हैं डिबेट मत करो, सवाल मत पूछो, और लोग खुद ही अब सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो मेरी समझ में आया कि ये पब्लिक चाहती क्या है, डिबेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी क्यों तय की गई। ये संदीप जी से पूछा जाए। संदीप दुबे जी। देखिए, जो ये ईश्वरीय के जो कार्य है वो व्यक्ति नहीं करता, उससे ईश्वर करवाता है। मैंने पहले भी कहा। तो ये समय हम व्यक्तिवादी लोग हैं, कर्ता बन जाते हैं। तो हमें हर विषय को, हर गंभीर समस्या या समाधान अलग अलग दृष्टिकोण से भारत नहीं पूरा विश्व देखता है। अभी कुछ साल पहले, अभी इसी साल मुझे जून में अमेरिका जाने का मौका मिला। जब वहां से बैठ के जब मैं भारत को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ का मीडिया सिर्फ हंसी का पात्र है और कुछ नहीं है। मैं आके एक रूबिका लियाकत जी के शो में ये विषय भी रखा था। तो मुझे ये बार बार लगता है कि जैसे जो प्रशासन है, प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, या कोई भी संस्था है, उसकी अपनी संस्था की अपनी नीति है, उस संस्था के कार्य करने के अपने तौर तरीके हैं। और जनवरी का माह ऐसे भी बहुत शुभ होता है, और किसी फसल कटते हैं, नए फसल की बुआई जुताई होती है। तो ये अच्छा समय, और एक नई विचारधारा, जितनी जल्दी राम मंदिर भव्य बन जाए तो हम सबके आराध्य देव जो विराजमान मंदिर में होंगे, और हमारे तो कण कण में, रंग रंग में राम ही है। तो राम के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो कुछ राम को ही करना है, जो राम अपने लिए सोचते हैं। और उन राम को जितनी जल्दी हम भव्य दर्शन के लायक बना लें कि सब लोग जाएं और सबकी मुरादें पूरी हो, और राम सबके हैं, सब लोग अपने राम को बहुत अच्छे से देख पाए, मन क्रम वचन से अपने को शुद्ध कर पाए। इसलिए सब लोग की चाह है, ऐसा भारत के हर कण कण में हर जन जन चाहता है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, कि अयोध्या में राम जल्द से जल्द विराजमान हो जाए और हम लोग को भव्य दर्शन करने का मिले। इसलिए 22 जनवरी का दिन बहुत शुभ है, और उसको पंचांग में देख के भी वो तिथि तय करी गई है। तो अच्छा है, मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि और पहले हो जाना चाहिए था। ये जनवरी भी थोड़ा डिले है, लेकिन बन जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सब लोग काफी अपने को गौरवान्वित महसूस कर। देखिए, आपने जवाब तो दे दिया है, लेकिन मैं उन्होंने शब्दों में नहीं लिखा है, लेकिन उनका जो भाव मैं अनुमान लगा सकता हूँ, मैं वो भी पूछ दे रहा हूँ। जो उन्होंने नहीं पूछा है, मैं वो भी पूछ दे रहा हूँ। उनका मतलब ये लग रहा होगा, वो राजनीतिक भाव से कि इसका कोई फायदा लेने के लिए इस तरह के विषय जो समाज में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश में हमेशा, श्रीकांत सर देखिए, देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। हर 6 महीने पे कोई ना कहीं पार्टियां चुनाव लड़ती रहती हैं बराबर। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे तो लगता है लेना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो राम के लिए जिएगा, तो राम तो सबके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने राम राम किया है, तो अगर राम का समय आ रहा है, राम को लोग मान रहे हैं, तो राम की तरह नेतृत्व भी तो भारत कर रहा है। तो उनसे तो हम लोग जितना कुछ सीख पाए वो कम है। राम की तरह मर्यादा, और भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक बहुत अचूक मैं आपको कहानी बताऊंगा। इस देश में जब जब कोई बड़ा राजा हुआ है, अभी 13-14 ऐसे किंग हुए भारत के अंदर, जिन्होंने कोशिश करी कि मेरा जीवन राम की तरह, मैं राम राज्य को पुनः स्थापित करूं। तो कोई भी हिंदू राजा जो भारत के सिरमौर में रहा या बहुत लंबे समय तक उसको शासन करने का अनुभव हुआ,
वो हमेशा सोचा कि भारत को राम राज्य की तरफ ले जाए। तो ये हम सबका सौभाग्य है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो लोग देख रहे हैं वो भी ठीक है कि देखें, उनको देखना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हर व्यक्ति अपने भावना के हिसाब से भगवान राम को देखता है। तो मुझे तो लगता है कि हमें राम के विचार को और सशक्त मजबूत करने की जरूरत है, और आज भारत को इसकी बहुत जरूरत है। मैं देखिए, मैं ये दूसरा पक्ष कहने से भूल गया, आज हमारा परिवार टूट रहा है। हम चार भाई भाई की तरह नहीं रह पा रहे हैं। हम लोग के अंदर कटुता, वैमनस्य है, पारिवारिक जो मित्रता है वो कम हो रही है, विश्वास खत्म हो रहा है। आज इस भारत को पुनः राम की जरूरत है, राम राज्य की जरूरत है, राम की तरह जीवन जीने वाले योग्य लोगों की जरूरत है। तो भारत तो अब गतिमान हो गया है, गति इसको मिल गई है, और ये अब दौड़ लगा रहा है। दौड़ लगाने का इच्छुक था, लेकिन अब दौड़ लगा रहा है। खास तौर से मैं धन्यवाद दूंगा युवा पीढ़ी को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है वो पुनः मूल को स्थापित कर रही है। हम बार बार लोग सोचते थे, हम गांव में भी रहते थे, ये देखते थे कि लोग कहते थे कि ये अरे अब देखिए ना नई पीढ़ी कैसी हो गई है। नई पीढ़ी पे बराबर लोग हंसते थे, लेकिन मैं आज प्राउड फील करता हूं कि अब जो भारत के अंदर नई पीढ़ी आई है, वो नई पीढ़ी आपको प्राउड करा रही है, आपको रिस्पेक्ट कर रही है, आपको जोड़ना चाहती है कि भारत का मूल दोबारा स्थापित हो। और इस स्थापना में सबका योगदान है सर, श्रीकांत सर। वो कोई जाति धर्म नहीं, भारत का कण कण और भारत का जन जन इस मूल को स्थापित करना चाहता है। अब कोई भी पार्टी कितना बचेगी इस बात से। और मुझे तो याद आ रहा है कि एक बार कोई सैटेलाइट था, वो इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पे छोड़ा जाना था, तो कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, तो उसका भी बड़ा लोग चरखारा ले रहे थे कि इंदिरा गांधी अपने हैप्पी बर्थडे पे वो सैटेलाइट छोड़ना चाहती है। इंजीनियरों ने तान दिया कि कैसे छोड़ोगी अपने जन्मदिन पे, उन्होंने कुछ टेक्निकल दिक्कत कर दी। अब ये हो सकता है कि वास्तव में तकनीकी दिक्कत रही हो, लेकिन जो हमारे समाज का जो मन का जो डिजाइन है, मन का स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर में सोचेगा तो उसी सोच का परिणाम है कि कुछ भी अब कितना बचेंगे। चुनाव श्रीकांत जी देखिए, ये आसमान में जितने तारे हैं ना, हम सब लोग कोई ना कोई तारे का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हमारे पूर्वज बताते थे, दादाजी बाबा जी, वो देखो तुम्हारे बाबा हैं, वो देखो तुम्हारे वो ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, वो ऐसे तारे बने हुए हैं, तारों के भी नाम है। हम मानव जन्म में या जो भी धरती पे अभी सृष्टि पे जो जन्म लेके बैठे हुए सहस्त्रों तारों में किसी ना किसी नक्षत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी बुद्धि, हमारे विचार, और एक व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर उसको नजदीक से आप एक व्यक्ति के शरीर को अध्ययन करें तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड है, और मन क्रम वचन हम जैसा चाहे बन भी सकते हैं। तो हमारे मन में जो भी भाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से उस भाव को और सुदृढ़ करने की जरूरत है, भाव को मजबूत करने की जरूरत है, और अपने विचारों की शुद्धता के लिए सबको काम करने की जरूरत है। हम बुरा देखेंगे तो बुरा दिखेगा, अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखेगा। कई लोग प्रधानमंत्री जी की बुराई करते हैं, कई लोग प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करते हैं। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, और जो दिन देखा अपना मुझसे बुरा ना कहे कोई। तो हम सब लोग क्या कर्म करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने राष्ट्र, समाज और परिवार तीनों के लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने की जरूरत है। आप सिर्फ इतना करिए कि अच्छा अपने परिवार के लिए सोचिए, कैसे आपका परिवार के सभी जो सदस्य हैं उनको चयन करके अच्छा सोचिए, उनमें अच्छा विचार डालिए। देखिए आपके परिवार में से ही राम राज्य की शुरुआत होगी। तो हम सब लोग के छोटे से प्रयास से समाज भी बदलेगा, और ये बदलना अब शुरू हुआ है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। पहले तो अच्छा था, बीच में हम लोग के समय में थोड़ी सी आई गलतियां, परिवार थोड़े बटे हैं, लेकिन अब वो परिवार फिर एक होके जीना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि हम बट के जब जीते हैं तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सैकड़ों बीमारी, कोई हमें सोचने वाला नहीं, हमारा केयर करने वाला नहीं। और कुछ दिनों तक अकेलापन तो बहुत अच्छा लगता है जब जवानी होती है, लेकिन जवानी के बाद जो अकेलापन है, वो अकेलापन आपको काटने को दौड़ता है। वो सुंदर दिखने वाली चीज बदसूरत दिख जाती है। तो समाज का आईना और दृष्टिकोण भारत के सभ्यता संस्कृति के संरक्षण में है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं आने वाला समय पूरे विश्व को अगर कोई दिशा देगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति देगी। कोई मूल बचेगा इस धरती पे इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग का मतलब है कला का युग, और कला जो है उसकी संरचना हुई, उसका संबोधन हुआ, वो लोगों द्वारा पुरस्कृत भी हुई,
लोगों को अच्छा भी लगा कि आप दो भाई लड़के अपने दोस्तों के पास चले जाइए, वो दोस्त आपको खाना भी खिलाएगा, नहीं खिलाता होगा पकौड़ा भी देगा और आपके भाई से भाई को लड़ाएगा भी, है ना। तो ये सब संरचना हुई है, लेकिन अब पुनः रिकंस्ट्रक्ट होना है, उस संरचना को तोड़ना है कि कला की संरचना को कौन तोड़ सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत की सभ्यता और संस्कृति तोड़ सकती है कि मित्र मित्र से वैरी न हो और भाई भाई का वैरी न हो। और यही संरचना का मूल उद्देश्य है इस राम राज की परिकल्पना। मैं तो चाहता हूं जितनी जल्दी से जल्दी भगवान राम हमारे यहाँ स्थापित हो, उनका आशीर्वाद हम जन जन तक पड़े और मिले, और इसका सहयोग हो कि पुनः जो सपना बुना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस पथ पे वो निकल पड़े हैं, वो पथ और मजबूत हो और हम सबका साथ उनको मिलता रहे। संदीप जी, आज के समय में मैं अगर किसी का मैं 10-20 मिनट से ज्यादा लेता हूं तो मुझे अपराध बोध होने लगता है कि अगले का कोई न कोई जरूरी काम जो है मेरी वजह से फंस जाएगा, इसलिए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं इस डिबेट को। और अंतिम सवाल राम नरेश ठाकुर जी से ले रहा हूं और इसी के साथ इसका समापन करेंगे। तो राम नरेश जी, अभी जो संदीप जी कह रहे थे कि मूल्य अगर बदलते हैं तो फिर सब ठीक है। दरअसल है क्या ना कि सभी जीव है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग अपने को जीव नहीं समझते हैं, लोग अपने को ईश्वर समझते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये ठीक समझना पड़ेगा, हम जीव हैं और ईश्वर अलग है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो एक अभी डिबेट में ठेके की बात चल रही थी, तो दरअसल क्या है ना कि डिबेट में एक और काम होता है, लोग नियंता हो जाते हैं कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले और मेरे हिसाब से डिबेट चले, मेरे हिसाब से लोग बोले, मेरे हिसाब से लोग रिएक्ट करें। और ये जो चीजें चलती हैं तो दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति नियंता बनने लगता है, एक कर्ता बनने लगता है। और जब कर्ता और नियंता बन जाता है तो दिक्कत आती है। तो आप संक्षेप में ये बताइए, इसको मैं कंक्लूड करूं कि हमारी चर्चा का स्वरूप क्या हो कि किसी भी तरह का जो है नकारात्मक भावना न फैले और हम सकारात्मक तरीके से चीजों को आगे बढ़ा सकें। इस पर एक अपना सुझाव दीजिए, इसी के बाद हम इसको समापन करेंगे। और संदीप जी को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारी जो डिबेट है उसको बड़ा ही स्पिरिचुअल और बड़ा ही वो इंटेलेक्चुअल कर दिया है। इसको हम करेंगे, थोड़ा समय लेंगे, लेकिन हम रोज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों का समय ज्यादा न जाया हो और कुछ देश के लिए, राष्ट्र के लिए और माँ सरस्वती के लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो आप ये बताइए, इसी के बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। देखा जाए, हम जो भी करते हैं श्रोताओं के लिए करते हैं। श्रोता सुनेंगे, अगर हम बैठेंगे इस पर वाद विवाद करेंगे, जो भी प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके हेतु तो हमारे श्रोता है। उनके हित का क्या है हमको देखना पड़ेगा। वो ऐसे अनछुए शब्द, वो ऐसे अनछुए प्रश्न जिनको अभी तक नहीं उठाया गया, आवश्यकता थी जिनको उठाने की, जो जानकारी हमारे युवा पीढ़ी को चाहिए, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक किसी न किसी कारण से दफनाया गया है। जैसे हमारे भारत का समृद्ध इतिहास है, हमारे भारत के अतीत में जो योद्धा सब हुए उनका इतिहास है, जिसको दफन कर दिया गया है। आजादी से संबंधित कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनको दफन कर दिया गया है। हम उस ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और उन विषयों को इस पर लावें जिनको शायद श्रोता भी सुनना चाहे। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को मतलब बजाय किसी प्रश्न में उलझने के हम लोगों को जानकारी दें, इंफॉर्मेशन दें, हमारी चर्चा का विषय हो। अब जैसे मैंने संदीप जी से आज मैंने पूछा, अभी तो शुरुआत की है, अभी संदीप जी बहुत कुछ बताएंगे। तो कि इतनी बड़ी पार्टी जो है वो कैसे चल रही है, कैसे इतने हैंड्स मिलते हैं। आज हम लोगों को छोटे छोटे वेंचर करने में हैंड्स नहीं मिल पाते हैं, यहाँ सैलरी देने पर भी हैंड्स नहीं मिल पाते हैं और काबिल हैंड्स नहीं मिल पाते हैं। तो संदीप जी, बस अंत में आप ही हमें गाइड कीजिए। अब हम गाइडेंस ले रहे हैं कि हम इसको कैसे चलाएं, क्या स्वरूप हो, कैसे आगे बढ़ाएं, ये आप बताइए, उसके बाद फिर हम समापन करते हैं। देखिए श्रीकांत जी, भारत की परंपराओं को मजबूत करने की जरूरत। भारत जो बचा है, हम हिंदू थोड़े बहुत बचे हैं,
वो सिर्फ अपनी माँ बहनों द्वारा निभाई जा रही परंपरा की वजह से। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे, छठ होता है बिहार में, आप मथुरा में आ जाइए, वृंदावन में आ जाइए, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, अयोध्या में राम की पूजा होती है। वैसे कोई स्टेट देखिए, हर जगह की छोटी छोटी परंपराएं, वो परंपराएं जो है हिंदुत्व को बचा के रखती हैं। जब हमारे पूर्वज के गले काटे जा रहे थे, जनेऊ उतारे जा रहे थे, उसके बाद भी वो परंपराएं जीवित रही, और परंपराएं आज तक जीवित हैं। और जब तक वो परंपराएं जीवित रहेंगी, तब तक हिंदू धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और उन परंपराओं को अब मजबूत करने पे काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, हमारे बिहार में, मैं जहां से आता हूँ, एक छठ व्रत होता है, उसको सभी जाति धर्म के लोग करते हैं। भले वो हिंदू मुसलमान बन गया हो, लेकिन उसके पिताजी दादाजी पहले से वो छठ करते आ रहे हैं, जुड़ते आ रहे हैं। हर बिहार का एक एक घर निकल जाता है, तो वो परंपराएं थी, और वो परंपराएं आज चली आ रही हैं, वो बढ़नी चाहिए। ऐसे हर जगह, हर स्टेट में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसी परंपरागत त्योहार है। हर परिवार में अपनी खुद की पारिवारिक परंपरा है। श्रीकांत जी, इसमें ध्यान दीजिएगा, शादी ब्याह की भी परंपराएं हैं, और वो परिवार के अंतर्गत हैं, समाज के अंतर्गत हैं। हर समाज की अपनी एक भूमिका है। तो वो जो समाज अपनी स्वयं की बनाई हुई कानून, स्वयं की बनाई हुई नियम और स्वयं की बनाई हुई परंपरा का निर्वाह आज भी कर रहा है, इनकेन प्राकीण, वो गरीब हो या अमीर हो। तो ये परंपराओं के सशक्तिकरण का अब समय है, और इस सशक्तिकरण पे कोई काम नहीं कर रहा है। मैं तो चाहूंगा आप इन परंपराओं के सशक्तिकरण पे आप काम करिए, नदियों को संरक्षित करने पे काम करिए, हम अपने जल, जमीन और जीवन को बचाने पे काम करें, और आपको लोग बहुत मिल जाएंगे, आपको लोगों की कमी नहीं होगी। लोगों की कमी वहां होती है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारी नीति और नीयत में फर्क है, और हम भी उन राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरह हो जाते हैं, जो मौका देख के अपनी बातें रख लेते हैं, और वहां ताली बज जाती है, बाहर निकलते उन्हीं भीड़ को कहते हैं कि बढ़िया है, कैसा रहा, तो हमें बहुत अच्छा जी आप बोले। तो वो भाव के साथ काम करने से नुकसान होगा। भाव थोड़े समय में जनता जान जाएगी, और जनता जब आप जानेगी कि आप शुद्ध मन क्रम वचन से अपना धर्म निभा रहे हैं, अपने भाव को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये लोग जुड़ जाएंगे। शुरुआत में कोई किसी से जुड़ना नहीं पसंद करता, लेकिन उस भाव को लंबे समय तक आपको सोच के चलना पड़ेगा, फिर लोग जुड़ेंगे भी आपके साथ, चलने की भी कोशिश करेंगे, और आपको बड़ा बना के रखेंगे। जी जी संदीप जी, आपने अपने को फंसा दिया है, क्योंकि मैं हर त्योहार पे आपको याद करूंगा, क्योंकि त्योहारों पर मैं कर चुका हूँ, देवी देवताओं पर मैं कर चुका हूँ। और हमारे एक विद्वान साथी हैं, वो उन्होंने एनालाइज किया था कि देवताओं के 10 हाथ क्यों, इतने पैर क्यों, ये सब क्यों, ये हम नई पीढ़ी को कैसे समझाएंगे। इस बात को उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया था, और मैं उनके साथ जो है हर त्योहार पे, नवरात्र पे, दुर्गा जी, सरस्वती जी, जो भी पूजा होती है ना, उस पर वैज्ञानिक ढंग से उनसे हम डिस्कस करते हैं। अब एक साथी हमें और मिल गए हैं, संदीप दुबे जी, तो हम आपको जो है तकलीफ दिया करेंगे, ज्यादा नहीं, बस 10-5 मिनट तकलीफ दिया करेंगे। अब 2 लोग हो गए हैं। तो ये जो हमारी परंपराएं हैं, हमारा धर्म है, हमारी एक शब्द में कहा जाए तो जो अध्यात्म है हमारी, और श्रीकांत जी, भारत बचा ही है अब तक, हम भारतीय बचे ही हैं सिर्फ परंपराओं की वजह से, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी राजा का नहीं है। राजा तो अपने राज्य को बचाने के लिए उसने दूसरे का सर कलम किया, उसका सर कलम कोई दूसरे ने किया। इन हिंदुत्व जो बचा है वो परंपराओं की वजह से बचा है, और इसका सारा श्रेय हमें अपनी माँ बहनों को देना चाहिए। और माता बहनें हमारी जो है इतनी अनुशासित हैं, इतनी परंपरागत हैं। आपको कोई कहे कि जोड़ा घूंघट पहन के 8 घंटा यहाँ बैठे रहो चुपचाप, अजी वो बड़े भैया आए हैं, उनके सामने घूंघट में नहीं जाना है, आप हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो अनुशासन, वो परंपरा, वो त्याग की प्रतिमूर्ति हमारे घर की हमारी महिलाएं। हमें उन परंपराओं को और मजबूत करने की जरूरत है, उसको संरक्षण देने की जरूरत है, अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करने की जरूरत है। समाज स्वयं भी सशक्त हो जाएगा, और ये सशक्त समाज है, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। हिंदुज्म जो है ऐसी विचारधारा है कि जो परंपराओं से बंधा हुआ है। इसीलिए देखिए, लोग जातियों को लड़ा देते हैं, आपस में हमें धर्मों से लड़ा देते हैं, लेकिन वो परंपराओं की लड़ाई से अभी विमुख है। वो असली दुश्मन वो होगा जो हमारी परंपराओं पे सेध मारेगा। हमारा दुश्मन वो नहीं है जो हमें लड़ा रहा है, वो दुश्मन नहीं है, उसको समझ नहीं है, बेवकूफ है। लेकिन हमें उस आदमी से जरूर सतर्क रहना है जो हमारी परंपराओं से खिलवाड़ करे। जैसे आज का जो एक पीढ़ी है जो अमेरिका चला जाता है या बड़े बड़े देशों में चला जाता है,
वो अपनी परंपराएं भूल जाता है। मैं कहता हूं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो जो परंपराएं लाके भारत में डालेंगे, जो वो बीज अंकुरित करेंगे, जो ये अंग्रेजी नुमा दुनिया है, ये भारत की परंपराओं को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही। वो क्रिसमस मनाएगी, परंपरा तोड़ेगी, तो हमें संरक्षित करना है, उनसे सतर्क रहना है और अपनी परंपराओं को बचा के रहना है। नहीं तो ये जो पीढ़ियां आप जिसको पढ़ा लिखा के अंग्रेज बना देते हैं, वो आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेगी, पैर नहीं छुएगी, आपकी परंपरा को वो संभाल के नहीं रखेगी, आपके पुरखों की जो बनाई हुई संरक्षण की हुई चीजें हैं वो संरक्षित नहीं करेगी। और ये कटुता वाली शब्द है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। फ्यूचर में लोग मेरे पे दोष भी मर देंगे किस तरह की भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। इन सही मायनों में हमें अपनी परंपरा के जड़ को मजबूत करना है और इसी में बीज और खाद डालिए। श्रीकांत जी, आप देखिएगा, आप सबसे सफल व्यक्ति इस देश के होंगे। तो आपने देखा कि अभी संदीप जी ने जो कहा वो आज जो हमारा प्रश्न था उसका इन्होंने आज का जो डिबेट रही, आज की जो चर्चा रही, हम डिबेट शब्द का प्रयोग कम करेंगे, लोगों को दिक्कत है तो मैं चर्चा बोला करूंगा। आज की जो चर्चा का निष्कर्ष रहा वो ये रहा कि जो ये चीजें हैं, जो बातचीत होती है तो बहस में बदल जाती है, बहस झगड़े में बदल जाती है, लेकिन तो आज की चर्चा में, आज के चिंतन में जो निष्कर्ष निकल के आया कि अगर हम अपनी परंपराओं का, अपने संस्कारों का ध्यान रखें तो हम घंटों बात कर सकते हैं। अभी आज का जो समय था, हमने सबसे कहा था कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन देखिए कि जब हम अपने मूल से जुड़ते हैं तो समय जो है, समय में कोई भान नहीं रहता। इतना मुझे खुद ये हुआ कि इतना समय बीत गया, मुझे पता नहीं चला। तो अब आगे से कोशिश यही होगी कि इन चीजों पर ध्यान रखा जाए और एक सार्थक चर्चा के रूप में इस कार्यक्रम को बनाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे सब पैनलिस्ट, सब लोग समय से जुड़ते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज तो बहुत हो गया है और आज हमें आप इजाजत दें। इसी के साथ, इसी संकल्प के साथ हम दोबारा आएंगे और तब तक के लिए नमस्कार।